दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि रूस और यूक्रेन बीते 1 साल से युद्ध के मैदान में हैं और इससे इन दोनों देशों के अलावा दुनिया के दूसरे हिस्से भी प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस युद्ध की गूंज एशिया में कैसे सुनाई दे रही है, तो इसके लिए आपको एशिया के देशों में हो रहे घटनाक्रम को देखना होगा। इसमें आप देखेंगे कि चीन पहले की अपेक्षा कैसे रूस के और करीब आ गया है, तो वहीं भारत अमेरिका और यूरोप की चेतावनियों को नजरअंदाज करके रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, जबकि जापान अपने मनमुटावों को भुलाकर दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा वो चीन को खतरा मानते हुए यूरोप से अपनी और करीबियां बढ़ा रहा है। इसी का नतीजा है कि जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर थे, तो जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा यूक्रेन की राजधानी कीव में थे। तो इस तरह दोनों नेताओं ने तनाव के 2 विपरीत छोरों की यात्रा की थी। इसी क्रम में अब खबर आई है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो जापान में अपना एक कार्यालय खोलने जा रहा है। एशिया में ये अपनी तरह का पहला कार्यालय होगा जो जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे अन्य क्षेत्रीय करीबी सुरक्षा भागीदारों को परामर्श सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसमें साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और मानव सुरक्षा सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन इस कार्यालय की खबर भी अगर कोई देश ज्यादा चर्चा में बना हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि चीन है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, चीन का इससे क्या लेना देना है। साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर जापान नाटो का सदस्य न होते हुए भी उसे अपने यहाँ कार्यालय क्यों खोलने दे रहा है और इसके पीछे जापान का क्या मकसद है। साथ ही इसके अलावा इस कवायद से नाटो कौन सी चाल चल रहा है। तो चलिए इन सभी सवालों पर एक एक करके बात करते हैं। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा आज न केवल वैश्विक मंच पर एक बड़ी भूमिका निभाने की है, बल्कि अमेरिका के प्रभुत्व को कम करने और दुनिया भर में भू राजनीति को फिर से आकार देने की भी है। यही वजह है कि अमेरिका, नाटो और उसके सहयोगियों को चीन से कई मामलों में चुनौती मिल रही है। इसने हिंद प्रशांत, दक्षिण एशिया और दक्षिण चीन सागर की भू राजनीति में एक नया आयाम जोड़ दिया है और इससे जापान भी अछूता नहीं है। चीन के साथ उसका भी कई मुद्दों पर टकराव है। इसमें सेनकाकू द्वीप और दियाओयू द्वीप पर अधिकार को लेकर विवाद भी शामिल है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी तक कोई लगाम नहीं लग पाई है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ, नाटो और यूरोपीय संघ के भीतर मतभेद और संघर्ष को रोकने में अमेरिका की अक्षमता ने चीन को प्रोत्साहित किया है। इससे अब दुनिया को ये डर सता रहा है कि कहीं चीन भी रूस की तरह ताइवान पर हमला न कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो इसकी चपेट में पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी आएंगे। इसलिए ऐसी किसी आशंका से बचने के लिए चीन को संतुलित करने की जरूरत है। अब इसके बाद सवाल है कि जापान ऐसा क्यों कर रहा है। तो वैसे तो जापान नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन ये उसके एक वैश्विक भागीदार के रूप में नामित है और यही वजह है कि बीते अप्रैल महीने में ब्रसेल्स में हुई 2 दिवसीय नाटो विदेश मंत्री स्तरीय बैठक के एक विस्तारित सत्र के दौरान जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी भी शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने तेजी से अस्थिर वैश्विक सुरक्षा वातावरण के बीच ट्रांस अटलांटिक गठबंधन के साथ जापान के सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। गौरतलब है कि ट्रांस अटलांटिक को अटलांटिक महासागर के पार के देशों के लिए संदर्भित किया जाता है। हयाशी ने कहा था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन तेजी से सैन्य रूप से मुखर हो रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में नाटो सदस्य देशों की बढ़ती भागीदारी का जापान स्वागत करता है। जानकारों की माने तो ये जापान के लिए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि उनका मानना है कि जापान इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित है कि अगर चीन द्वारा ताइवान पर हमला होता है तो इसकी बहुत कम उम्मीद है कि यूरोप के दूसरे देश जापान और उसके सहयोगी अमेरिका की मदद करेंगे। उधर उत्तर कोरिया भी जापान के लिए एक स्पष्ट चिंता का विषय है, क्योंकि ये परमाणु हथियार और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का लगातार निर्माण कर रहा है। साथ ही आए दिन जापान सागर में मिसाइलों को दागता रहता है। बीते महीने भी उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च करके जापान और दक्षिण कोरिया को चिंतित कर दिया था। ये मिसाइल कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरी थी। ऐसे में जापान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना चाहता है।
इसलिए चीन और उत्तर कोरिया को नियंत्रित करने के लिए कई स्तर पर काम कर रहा है। साथ ही जापान ये भी दिखाना चाहता है कि वो सक्रिय रूप से वैश्विक सुरक्षा में योगदान दे रहा है। ये नया कार्यालय इसी योगदान को दिखाने का एक तरीका है। इसके अलावा वो इसके माध्यम से यूरोप को दुनिया के इस हिस्से में मौजूद खतरों के बारे में भी जागरूक करना चाहता है। अब सवाल है कि जापान में अपना कार्यालय खोलने के पीछे नाटो का क्या मकसद है। तो नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के मुताबिक चीन की बढ़ती मुखरता और रूस के साथ उसका बढ़ता सहयोग न केवल एशिया बल्कि यूरोप के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। हालांकि नाटो पहले दावा करता था कि रूस उसके सामने सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन अब चीन सुरक्षा के लिए प्रणालीगत चुनौतियां पेश कर रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से उसकी चिंता और भी बढ़ गई है। इसलिए नाटो औपचारिक रूप से अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण गैर नाटो सहयोगी के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अपने सदस्यों की सुरक्षा पर नाटो का मुख्य फोकस होता है। इसलिए अब केवल पश्चिमी दुनिया और इसकी विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके इस सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तथ्य ये है कि रूस और चीन करीब आ रहे हैं और चीन द्वारा महत्वपूर्ण निवेश और नई उन्नत सैन्य क्षमताएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि चीन एक खतरा पैदा कर रहा है और ये नाटो सहयोगियों के लिए भी एक चुनौती है। अब ऐसे में अगर नाटो की नजर से देखा जाए तो सुरक्षा की चुनौती क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। साथ ही एक दिलचस्प नजरिया ये भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक अद्वितीय विकास इंजन बनने के लिए तैयार है। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि नाटो उस क्षेत्र में खुद को क्यों स्थापित करना चाहता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जापान और नाटो को चीन, उत्तर कोरिया और यूक्रेन में रूस के युद्ध से उत्पन्न सुरक्षा खतरों को देखते हुए एकजुट और मजबूत रहने की जरूरत है। हालांकि इस क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति आने वाले समय में एक चुनौती भी पेश कर सकती है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये क्षेत्र प्रतिस्पर्धी देशों का रंगमंच बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस पर उन देशों को भी अभिनय करना पड़ेगा जो अदाकारी करने से अक्सर कतराते हैं। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए रुख करते हैं आज के सवाल का। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को नियंत्रित करना अनिवार्य है। इसके लिए नाटो का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन भविष्य में एक क्षेत्र के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकता है। इस कथन का तार्किक परीक्षण कीजिए।